Yes, welcome back dear friends. We are into the topic of trade negotiations. ठीक है, अपन लोगों ने देखे थे वेरियस पॉलिसी मेजर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जिसके अंदर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हो गया या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल हो गया। ये सारे अपन लोगों ने देखे। ये 2 मार्क के लिए आप लोगों को प्रिंसिपल पूछ सकते, कौन सा पूछ रहे सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर अब डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं। सर क्या हमको ये सारे के सारे 32 एग्रीमेंट्स करना है कि बिल्कुल भी नहीं? ये एग्रीमेंट्स कोई भी हालत एग्जाम के अंदर पूछ नहीं सकते। ठीक है, देखो डब्ल्यूटीओ इन इटसेल्फ इतना बड़ा टेक्स्ट है पूरा उसका, मतलब एक देश का जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वगैरह सब रहता है उस तरीके से डब्ल्यूटीओ के सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल दिया हुआ है, एग्रीमेंट्स सब दिए हुए। जैसे कंपनी का आर्टिकल एमओए रहता है उस तरीके से डब्ल्यूटीओ का भी सब कुछ दिए हुआ है। तो सर क्या हमको ये एग्रीमेंट सब करके जाना है क्या? नहीं, एग्रीमेंट्स आपको ये करके जाना नहीं है। जैसे कि एक बेसिकली बोलता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करेगा, जैसे डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करेगा, उसके अंदर क्या देते हो? इट एम्स एट स्ट्रेटनिंग द गैप डिसिप्लिन्स एंड इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर ट्रेड। एग्रीकल्चर जो ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, उसको इम्प्रूव करने की बात चालू है। एज सिंपल एज दैट कि उसको इम्प्रूव करने की बात चालू है। ठीक है, it includes specific and binding commitment made by the WTO member governments in 3 areas of market access, domestic support and export subsidies. मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर गुड्स को अच्छा मिले, डोमेस्टिक सपोर्ट मिले कंट्रीज का, जो कंट्रीज के अंदर आपका एग्रीकल्चर गुड्स जाने वाले हैं, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में। एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब क्या कि जैसे इंडिया है, इंडिया से माल जाता है जैसे यूएस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा माल जाए यूएस के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज देंगे कि जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उतनी हम आपको ज्यादा सब्सिडीज देंगे। एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरीज एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। देखो सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मतलब क्या है, दीज आर रिलेटेड टू दी हाइजीन कंसेप्ट, मतलब कि किस तरीके से हाइजीन रहता, कोई भी जो गुड्स जा रहे हैं वो दैट शुड नॉट बी हार्मफुल टू दी ह्यूमन बींग्स एज वेल एज दी एनिमल्स एंड दी प्लांट्स। ठीक है, तो सारे मेजर्स की कोई भी अनजस्टिफाइबल गुड्स ना जावे दूसरे कंट्री के अंदर, जो वहाँ के ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल क्लोथिंग है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है। कैसा है कि जो दूसरे देश में जो कंट्रीज के अंदर गुड्स जाने वाले, जैसे अपने यहाँ पे आपको मालूम है सारे गुड्स जो रहते हैं वो आईएसओ मार्क रहते हैं, है ना? तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि जो अमेरिका से जो गुड्स आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, वो भी आईएसओ मार्क रहना चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड्स के अंदर रहना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि इतना स्टैंडर्ड का रिस्ट्रिक्शन मत करो, इसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से होगा क्या कि आपका ट्रेड जो हम कंट्रीज के बीच में कम हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रहना चाहिए, उस हिसाब से ही काम होना चाहिए। आईएसआई, आईएसओ मार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, तो कैसा है सभी कंट्रीज को आसान रहता है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या है? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स एक्सपांड डिसिप्लिन्स गवर्निंग इन्वेस्टमेंट मेजर्स इन रिलेशन टू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इंडिया के लोग यूएस के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग मान में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे मेजर्स इसके बारे में भी दिया हुआ है। इट स्टिपुलेट्स दैट अ कंट्री रिसीविंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट इंपोज इन्वेस्टमेंट मेजर्स सच एज requirement, condition, restriction inconsistent with the provisions of the principles of the national treatment and general elimination of quantitative restriction. For example, measures such as local content requirement and trade balancing requirement should not be applied on the investment करने वाली कॉर्पोरेशन। जैसा क्या हुआ मालूम है क्या कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है ये, इंडिया ने एक गाड़ी का प्लांट लगाया कहाँ पे? यूएस के अंदर। ठीक है, गाड़ियों का प्लांट लगाया, टाटा की इंडियन एक कंपनी, उसने एक प्लांट लगाया यूएस के अंदर, टाटा मोटर्स ने एक प्लांट लगाया यूएस के अंदर। यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार टाटा का प्लांट है यहाँ पे, तो ये जो कंट्री के अंदर जो कार बनाने वाली, टाटा जो कार बनाने वाली यूएस के अंदर, कि उसके अंदर यूएस का ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करो, या फिर आप उसका जो प्रॉफिट है बाहर नहीं भेज सकते, ऐसा सब रिस्ट्रिक्शन डालना नहीं चाहिए। देखो क्या हो रहा है, इंडिया की कंपनी पहली बात यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे जाके कंपनी खोल रही, इन्वेस्टमेंट कर रही, कंपनी चला रही, प्रोडक्शन कर रही। अब यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि यार यहाँ का ही माल इस्तेमाल करो, रॉ मटेरियल यहाँ का ही रहना चाहिए, या फिर यहाँ पे ही बेचो, या फिर इसका प्रॉफिट इंडिया मत भेजो। इसके वजह से क्या हो जाता है मालूम है क्या? ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, और वही तो डब्ल्यूटीओ को नहीं चाहिए कि कोई भी तरीके से ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, एफडीआई के बारे में बात थी कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो क्या। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट seeks to tighten and codify disciplines for calculating dumping margins and conducting dumping investigation। जैसे इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं कि चाइना से बोले क्या हो रहा है, सबका सब जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है बोले वो इंडिया के अंदर डंप किए जा रहे हैं, मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे भेजे जा रहे हैं।
तो फिर कैसा होता है, इंडिया उसके ऊपर क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक और चैप्टर है इसके अंदर, उसके अंदर है ये सारी बातें। तो क्या है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब इंडिया लगाएंगी चाइना के ऊपर, तो डब्ल्यूटीओ को पूछ के लगाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि सही में डंप हो रहा है नहीं हो रहा चाइना से इंडिया, सब चीजें सही रही तो ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हर कंट्री क्या करेंगी, दूसरे कंट्री के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगी और वहां से इंपोर्ट को अपने यहाँ पे बैन कर देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। वैल्यूएशन एग्रीमेंट्स, जब गुड्स आ रहे हैं अपने यहाँ पे यूएस से, जैसे इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से है उसके बारे में। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, मतलब क्या होगा, देखो कि अगर यूएसए से गुड्स आ रहे इंडिया में, यूएसए से इंडिया के अंदर गुड्स आ रहे, कहाँ से गुड्स आ रहे, यूएसए से, तो यूएसए से बाय शिप गुड्स आ रहे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर शिप आई, फिर इंडिया के लोग क्या बोल रहे हैं, शिप में ऐसे गुड्स नहीं वैसे चाहिए थे, वैसे नहीं ऐसा चाहिए थे, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका भाड़ा है, ये इंश्योरेंस ये सब वेस्ट होना नहीं चाहिए। तो क्या बोलते हैं, यूएस से जब गुड्स हो रहे, जब भी वहाँ पे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, गुड्स भेजते समय आपने बोल देना चाहिए परफेक्ट है तो ही लेना चाहिए। इसके बारे में बोला है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। सर हमको ये सब एग्रीमेंट्स याद करना है कि बिल्कुल भी नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, जैसे मैं क्या बोलता, इंडिया क्या बोलता कि जो चाइना से जो गुड्स आ रहे उसके ऊपर बैन है, चाइना से जो गुड्स आ रहे उसके ऊपर बैन है, तो चाइना वाले क्या करते, पहले गुड्स को नेपाल में भेज देते और फिर नेपाल से इंडिया में भेजते गुड्स, ऐसा भी होना नहीं चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ में उसके लिए भी है कि गुड्स जो है भले ही नेपाल से आ रहे हैं लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, चाइना। क्या हो रहा है, इंडिया ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिया, यहाँ से कोई गुड्स नहीं आई यहाँ पे, तो चाइना वाले क्या कर रहे, पहले नेपाल में भेज रहे, नेपाल से गुड्स फिर इंडिया में आ रहे, इसका मतलब क्या, गुड्स चाइनीज नहीं है क्या, नहीं, उनका ओरिजिन तो चाइना का ही है। इसके बारे में भी एग्रीमेंट है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, इंपोर्ट के लाइसेंस किस तरीके से मिलेंगे, सब्सिडीज है, काउंटर वेलिंग है, सेफ गार्ड है, ये सब चीज़ें ठीक है, अपने को इसके अंदर पढ़ना नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी इसके ऊपर बने हुआ है एग्रीमेंट्स, ये भी सब बातें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को खरीद रहे तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब नथिंग बट इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का भी दो कंट्री के बीच में आदान प्रदान होता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखना है। जैसे कोरोना वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट को दिया एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, यूएसए ने, यूएसए ने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया है कोरोना का फॉर्मूला, कोरोना के वैक्सीन का, किसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब चीज़ें भी देखना चाहिए। रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, उसके बारे में भी है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है कि समय समय पर पॉलिसी का रिव्यू भी होना चाहिए। प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है। प्लूरिलैटरल मतलब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, यहाँ पे 2-3 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के बीच में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो भी एग्रीमेंट्स रहते हैं प्लूरिलैटरल रहते हैं, मतलब सभी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज को मान्य रहते हैं, ज्यादातर सभी कंट्रीज को मान्य रहते हैं। देख लेते अपन। Multilateral negotiations are those involving entire WTO contracting parties. All these plurilateral trade agreements involve several countries with common interests but do not involve all. कुछ कंट्रीज को इसके अंदर असहमति भी हो सकती है, मेजोरिटी इन्वॉल्व होती है लेकिन कभी कभी कोई कंट्री हैव अ राइट टू डिसेंट. Not all plurilateral agreements are negotiated within the WTO framework. When started within the WTO context, these agreements may come from a failure to find an agreement among the entire WTO contracting parties, and therefore smaller groups countries decide to conclude the agreement between them. जब कोई एग्रीमेंट सारे कंट्रीज को मान्य नहीं तो फिर क्या करते हैं, एक ही ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में ही कर लेते हैं। जैसे ट्रेड ऑन सिविल एयरक्राफ्ट 32 कंट्रीज ने इसको मान्य करा है लेकिन डब्ल्यूटीओ में सब जगह इसकी मान्यता नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर भी है, ये अपने को इसके अंदर डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर भी प्रॉब्लम आए, गैट में प्रॉब्लम आए तो डब्ल्यूटीओ बना, अब डब्ल्यूटीओ में भी प्रॉब्लम आना चालू हो चुके हैं। तो क्या हो गया, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स चालू हो चुके हैं, दोहा इन कतार, नवंबर 2001 से टिल डेट 2021 तक के टॉक्स अभी तक चालू है। डब्ल्यूटीओ को किस तरीके से अपन लोग चेंज कर सकते हैं, तो मतलब इनका जो मेन उद्देश्य है दोहा राउंड ऑफ टॉक्स का, इसका क्या मेन उद्देश्य है कि अब डब्ल्यूटीओ को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनावे, नया ट्रीटी लॉन्च करे जिसके अंदर और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड तरीके से लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए। समय के साथ में बदलाव सभी में आता, गैट बंद होकर डब्ल्यूटीओ आया, अब डब्ल्यूटीओ को लोग बोल रहे बंद करने का है लेकिन 20 साल से इनका डिस्कशन चालू है, डब्ल्यूटीओ का अभी तक के बंद नहीं हुआ है, ठीक है। 25 years of WTO achievement and concern, मतलब अब यहाँ पे WTO ने क्या पाया क्या खोया इसके बारे में डिस्कशन चलने वाला है। एक मिनट,
ठीक है, तो मैं क्या बता यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने क्या खोया क्या पाया उसके बारे में डिस्कशन चलने वाला है। सर ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है उन्होंने, ऐसा था वैसा था, ये सब चीजें हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, apprehensions have been raised in respect of WTO and its ability to maintain and extend a system of liberal world trade. The major issues are, क्या इशू आ रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं इसको बंद करके नया दोहा राउंड के अंदर नया सिस्टम आना चाहिए। प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलैटरल नेगोशिएशन ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन इज वेरी स्लो, एग्रीमेंट्स बन नहीं रहे हैं, लोगों के बीच में कंसेंसस नहीं हो रहा। कंसेंसस मतलब यूनानिमसली चीजें डिसाइड नहीं हो रही, यूनानिमसली चीजें मतलब सभी कंट्रीज एक चीज के ऊपर एग्री ही नहीं हो रही। आपके घर में 5 लोग एग्री नहीं होते, 164 कंट्री कहाँ से एक चीज के ऊपर एग्रीमेंट होने वाली है उनके बीच में, बताओ। ठीक है, एज रिजल्ट कंट्रीज फाइंड रीजनलिज्म एज अ पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो लोग क्या बोल रहे, इतने 64 लोग तो कभी मानने नहीं वाले, 164 लोग, तो हम 4-4 5-5 लोग जितने मानते हैं उनके बीच में छोटे छोटे एग्रीमेंट्स बना लो और उनके देशों को आगे बढ़ाओ और ट्रेड को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का प्रॉब्लम क्या है, पहला कि यूनानिमस डिसीजन नहीं होते, कंसेंसस नहीं होता, इसकी वजह से रिजिडिटी है और लोग अपने आपस में रीजनली ट्रेड एग्रीमेंट्स बना लिए। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटीज। जैसे क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है फ्री ट्रेड होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहसबाजी चालू है, ये चालू है, वॉर चालू है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्री ट्रेड हो सकता क्या, नहीं हो सकता। समझ में, रीजनल एग्रीमेंट्स अलग बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ अलग बोलता है। डब्ल्यूटीओ बोलता है एक मेंबर कंट्री को जो फायदा दिया वही सभी को देना, मेरे को पाकिस्तान को फायदा देने का है, मेरे को पाकिस्तान को फायदा देने का है, चाइना को नहीं देने का है। ये सब रीजनल एग्रीमेंट्स बहुत सारे होते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है, इंडिया चाइना के बीच में नहीं है। डब्ल्यूटीओ बोलता है चाइना को जो रेट है वही पाकिस्तान को रेट दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। While multilateral efforts have effectively reduced tariff on industrial goods, the achievement in liberalizing trade in agriculture, textile and apparel in many other areas of international commerce has been negligible. सब कुछ जो आके गिरता हो इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर ही सब लोग देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर है, कपड़े है, अपैरल से उनके बारे में कुछ नहीं। नेगोशिएशन सजेस्ट द दोहा राउंड हैव रन इनटू प्रॉब्लम्स, 20 साल से चालू है, अभी तक के डिस्कशन खत्म नहीं। Most country, particularly developing countries, are dissatisfied with WTO because in practice most promises of the Uruguay round, गैट बंद करते समय जब प्रोमिस क्या थे कि दोहा में गैट बंद करते समय बहुत है डब्ल्यूटीओ में ऐसा होगा वैसा होगा, हम सबको सहायता करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। इसके लिए ये भी बंद कर, सर पहले गैट बंद करा तो उसका रिलेवेंस खत्म हो गया, अब ये भी बंद करने का डब्ल्यूटीओ उसका भी रिलेवेंस इनको कम करना है या फिर कम हो चुका ही है, क्योंकि 20 साल से बैठे हैं इसको खत्म करने के लिए, अभी तक खत्म। Developing countries have raised number of concerns, few of them are present here. Real expansion of trade in the three key areas of agriculture, textile, service has not been there. जो इसके लिए WTO बना था कि एग्रीकल्चर गुड्स का बढ़ावा होगा, अप्रैल का बढ़ावा होगा, टेक्सटाइल का बढ़ावा होगा, सर्विसेज सेक्टर का होगा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। Protectionism and lack of willingness among developed countries to provide market access on multilateral basis has driven many developing countries to seek regional trade. जैसा क्या है, बड़ी कंट्रीज जो है वो छोटे कंट्रीज को उनका मार्केट एक्सेस ही नहीं देती। जैसे श्रीलंका जैसी एक छोटी कंट्री है, यूएस उसको मार्केट एक्सेस नहीं देता, जबकि श्रीलंका तो यूएस को कभी से देते आ रही, हमेशा से देते आ रही। तो छोटी छोटी कंट्रीज का इंटरेस्ट कभी कोई प्रोटेक्ट करता ही नहीं, उनके बारे में कोई बात करता ही। जो अभी एग्रीमेंट्स है उसको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, जैसे एग्रीमेंट्स पड़े ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट पड़ा ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, एग्रीमेंट पड़ा ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो सब एग्रीमेंट्स है, उसका इंप्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। North-South divide apparent in the WTO ministerial meets fuel to apprehension of the developing countries about the prospect of trade expansion under the WTO regime. North-South मतलब डेवलप्ड कंट्रीज एक जगह, डेवलपिंग कंट्रीज दूसरी जगह। समझ में आ रहा क्या? ये सब इनका हिसाब से अलग चलता है, इनका हिसाब अलग चलता है, इनके लिए कोई नहीं स्टैंड होता, इनके लिए कोई नहीं। Developing countries complain that they face exceptionally high tariff on selected products in many markets, and this obstruct their vital exports. क्या होता है कि जब यूएसए क्या है डेवलप है, उसकी सब जगह चलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका के गुड्स जब यूएसए में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगता है, इसकी वजह से श्रीलंका एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता है। जबकि श्रीलंका में गुड्स आते हैं तो वो बेचारा कुछ भी टैरिफ लगाता है, क्योंकि उसको तो जरूरत है यूएस की गुड्स की, जबकि यूएस को कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है श्रीलंका के गुड्स की। इनफैक्ट डेवलप कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट, बहुत डेवलप्ड, उनका सब कुछ है, उनको ज्यादा ट्रेड की जरूरत नहीं है। गरीब देशों को बेचारों को जरूरत है, जिसके लिए टैरिफ कम लगाते हैं। यूएस को जरूरत नहीं तो टैरिफ ज्यादा लगाते, इंडिया को तो ज्यादा लगाता है, श्रीलंका तो कौन से खेत के लिए, ठीक है। Another major concern is tariff escalation, where an importing country protects its processing or manufacturing industry by setting lower duties on import of raw material and higher duty on finished goods. क्या करती सभी कंट्रीज इंपोर्टिंग कि मैं कंप्यूटर के ऊपर क्या करूंगा, कंप्यूटर के ऊपर टैरिफ है जैसे 10%, और जो उसके अंदर जो सीपीयू रहता उसके ऊपर टैरिफ कितना है बोले 2%,
क्या होगा, मुझे सीपीयू की जरूरत है ना, क्योंकि मेरे देश में कंप्यूटर की इंडस्ट्री को मेरे को बढ़ाना है, जबकि मुझे कंप्यूटर की जरूरत है कि फुल्ली असेंबल नहीं, मेरे को कंप्यूटर चाहिए नहीं तो मैं उसके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाता, मेरे को सीपीयू चाहिए तो मैं उसके ऊपर टैरिफ कम लगाता। ये ऐसा एस्केलेशन में था, मतलब फिनिश गुड के ऊपर टैरिफ ज्यादा और रॉ मटेरियल के ऊपर टैरिफ कम। मेरे को रॉ मटेरियल से मेरी इंडस्ट्री हैम्पर नहीं होती, फिनिश गुड ही आ गया तो मेरी तो कंप्यूटर की इंडस्ट्री बंद हो जाती। Erosion of preferences. There is possible erosion of preferences. The special tariff concession granted by developed countries on import from certain developing countries have become less meaningful because narrowing of differences between the normal and the preferential rate. प्रिफरेंशियल रेट कितना है बोले 7% और नॉर्मल रेट कितना था बोले 8%। कुछ हमको प्रिफरेंस ही नहीं मिल रहा। डेवलप कंट्रीज क्या है, कोई इस मामले में दबते नहीं, वो ना तो टैरिफ कम रखेंगे ना तो रिस्ट्रिक्शन कम करेंगे, वो सब तरीके से अड़ा के लेते डेवलपिंग कंट्रीज को। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को क्या है, उनको हर जगह से नुकसान है, उनका गुड्स भी कोई लेता नहीं, उनका एक्सपोर्ट भी कोई लेता नहीं, उनको टैरिफ भी ज्यादा है, सब तरीके से उनको तकलीफ है, उनका ज्यादा कैपिटल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, इंस्टेबिलिटी रहता है, ये सब चीजें हैं। बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी यूनिलैटरल तरीके से, मतलब खुद के प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। The rising uncertainty about the market conditions is causing businesses to postpone investment, weighing on growth and future potential of economies. WTO के कारण बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, FDI रुके हुआ है, FPI रुके हुआ है, इसके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा डेवलपिंग कंट्रीज के। बहुत सारे कंट्रीज के बीच में टेंशन, जैसे यूएस चाइना के बीच में इतना टेंशन है, अब चाइना ने, अब लोग बोलते हैं चाइना से कोरोना वायरस आया, तो अब लोग चाइना के साथ में ट्रेड भी करने के लिए तैयार नहीं है, बोले हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, बोले सामान के साथ में कोरोना वायरस दे दिया तो चाइना के साथ में लोग ट्रेड भी करने को तैयार। इसकी वजह से डब्ल्यूटीओ को तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, बोले हम हमारा देश देखेंगे पहले कि डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल देखेंगे। ongoing stalemate in the appointment of members of the appellate body of WTO dispute settlement mechanism. Stalemate मतलब बहुत दिनों से बासी पड़ा है, मतलब उनके अपॉइंटमेंट ही नहीं होते। The appellate body is nearly paralyzed because it does not have 3 panelists required for signing the ruling. 3 लोग लगते बोले जजमेंट देने के लिए, वो 3 लोग ही वहाँ पे नहीं है, तो काय के जजमेंट आएंगे WTO से? You cannot expect any dispute redressal from WTO itself. Getting my point? तो WTO कुछ भी काम का नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि WTO का सेटलमेंट मैकेनिज्म कुछ भी काम करनी, WTO काम करिए मतलब WTO का सेटलमेंट मैकेनिज्म क्यों, बोले 3 लोग लगते हैं वहाँ पे एपीलेट बॉडी में, ठीक है, और 3 लोग ही नहीं है वहाँ पे, अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो काय के सेटलमेंट होंगे, है ना। अब चाइना और इंडिया, यूएस के, चाइना और इंडिया के इतने झगड़े चालू है, इतना सब ये चालू है कि वो आपस में ट्रेड ही नहीं करना चाहते, फिर बोले WTO का कोई भी यहाँ पे रिलेवेंस नहीं रह जाता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती और मेंबर कंट्रीज के बीच में टेंशन चालू है, दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, भले दोनों WTO के मेंबर हो गए, तो क्या वो ट्रेड करेंगे? क्या नहीं, ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे समरी ऑफ एग्रीमेंट्स, फाइनल एक्ट ऑफ उरुग्वे राउंड, गैट से जब WTO बना तो ये सब एग्रीमेंट्स के ऊपर साइनिंग हुआ था, लेकिन अपने को ये करना नहीं, यू कैन लीव देम, ठीक है। इस तरीके से अपना ये चैप्टर हो गया, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना जितना मैंने बोला उतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और दूसरी बात, जब आप लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक्स में रहती है कि 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना है, 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछता, 2 या 3 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बुक में दिया है, इसमें से ही 50 से 60% क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आंसर भी दिए हुए और ये जनरली कंसेप्चुअल रहते हैं कि इसका मतलब क्या, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या, मॉनेटरी यूनियन का मतलब क्या, गैट की पॉपुलैरिटीज क्या है, ये आपने करना जरूरी। इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए, क्वेश्चंस भी यहाँ पे, आंसर्स भी यहाँ पे, ये पक्का पक्का कर लो, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।